प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पावर सिस्टम सेकंड में डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर कॉस्ट या कंडक्टर वॉल्यूम। वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं हम लोग, ताकि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा निश्चित रूप से कॉस्ट ज़्यादा होगी, वॉल्यूम जितना कम होगा कॉस्ट कम होगी। बहुत थोड़ा सा कंपोनेंट है जो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न को भी डिसाइड करता है, पर चूंकि हम ट्रांसमिशन में सब जगह ACSR कंडक्टर ही काम में लेते हैं, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को नेग्लेक्ट करते हुए जो भी हम कंडक्टर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं उस कंडक्टर के वॉल्यूम से ही हम कंडक्टर कॉस्ट की बात करेंगे। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्टर कॉस्ट होगा, जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ही कंडक्टर कॉस्ट कम होगा। तो हम सबसे पहले बात करें कि हमारे को जो ट्रांसमिशन, हम बहुत अच्छे से इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ट्रांसमिशन की आवश्यकता क्यों है। फिर एक लेक्चर में हमने ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज का चयन किस प्रकार से करते हैं वो भी हमने डिसाइड कर लिया कि हम मोटे तौर पे एक एम्पेरिकल फार्मूला काम में लेते हैं। कुछ तथ्य हैं जो हमारे को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को हायर से हायर रखें, लेकिन उस ट्रांसमिशन वोल्टेज को उससे ज़्यादा अगर हम लेके जाते हैं तो कुछ परेशानी आती है। इसलिए हमने पिछली क्लास में एम्पेरिकल फार्मूले की बात की थी, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा कितनी पावर को कितनी डिस्टेंस तक ले जाने के लिए, है ना। तो अब डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसमिशन के वोल्टेज को सिलेक्शन के बाद फिर हमारे पास अगली बात आती है कि हम उसको AC में ले जाएं, DC में ले जाएं, या AC में ले जाएं तो कितने वायर पे काम करें, DC में ले जाएं तो कितने पे करें। तो हम बेसिक जो सिस्टम होता है वो सिस्टम हम DC से कंपेयर करते हैं। तो पहले ये जो स्लाइड है, स्लाइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस ट्रांसमिशन सिस्टम जो हम काम में लेते हैं। DC सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। DC टू वायर सिस्टम, DC टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थिड, और DC थ्री वायर सिस्टम। ये पहला DC का, आज हम इसी को डिटेल में करेंगे। उसके बाद फिर जब हम AC की बात करते हैं तो हमारे पास एक सवाल ये आ जाता है कि भाई AC में हम कितने वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करें। तो पहले सिंगल फेज AC सिस्टम है। उस सिंगल फेज AC में जो प्रकार है वही तीन प्रकार हैं: सिंगल फेज टू वायर सिस्टम, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थिड, और सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। उसके बाद टू फेज सिस्टम, ये केवल एक थ्योरेटिकल अध्ययन के लिए हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम कहीं भी ट्रांसमिशन में टू फेजेस को काम में नहीं लेते। पर टू फेज फोर वायर सिस्टम एंड टू फेज थ्री वायर सिस्टम इसमें हमारे पास है। और अगला जो ट्रांसमिशन में मोस्टली काम में लेते हैं वो थ्री फेज AC सिस्टम। उसमें दो तरीके से थ्री फेज थ्री वायर एंड थ्री फेज फोर वायर सिस्टम हम काम में ले रहे हैं। ये मोटे तौर पे ट्रांसमिशन के डिफरेंट सिस्टम है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि DC सिस्टम में हम जब ट्रांसमिशन करते हैं तो DC ट्रांसमिशन सिस्टम में वोल्टेज के अकॉर्डिंगली कंडक्टर के वॉल्यूम का क्या इम्पैक्ट रहता है, या कंडक्टर की जो कॉस्ट है वो किस प्रकार से बदलती है। हालांकि पिछला जब हमने वोल्टेज में सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज की बात की थी तब भी हमने इसको फॉर्मुलाइज किया था, पर हमने उस टाइम पे ये पाया था कि वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि DC में ही हमारे पास, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि DC में हमारे पास तीन ऑप्शन है कि DC टू वायर सिस्टम है, DC टू वायर सिस्टम मिड पॉइंट अर्थिड है, और DC थ्री वायर सिस्टम है। इनमें से हम किस को काम में लें, कोई भी जब हम एक तरीका काम में लेते हैं तो उसके कंपैरिजन में कितना हमारे को परिवर्तन आता है। तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो कुछ तथ्य, कुछ बिंदुओं को नियत मान के कंपैरिजन करते हैं। अगर हमने परिस्थिति, यानी हम परिस्थिति को पहले कोई भी दो व्यक्तियों को या दो तथ्यों को कंपेयर करने के लिए हम उसकी परिस्थितियों को, कॉमन परिस्थितियों को समान बनाने की कोशिश करते हैं, तभी उनका कंपैरिजन वैलिड है। जैसे मान लीजिए मैं किन्हीं भी दो धावकों के बीच में कंपैरिजन करता हूँ, तो मेरी ये दायित्व है कि मैं उन धावकों को, जिस वातावरण में हमने उनको दौड़ाया वो वातावरण बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो, या एक धावक है वो दौड़ता है, उसके लिए बहुत साफ़ सुथरी स्मूथ ट्रैक बना हुआ है। एक जो धावक दौड़ता है उसके साथ उबड़ खाबड़ ट्रैक पर उसको दौड़ना पड़ता है। एक धावक दौड़ रहा है, उस टाइम पे बरसात भी हो रही है। तो निश्चित रूप से अगर परिस्थिति बदल जाती है
या हम अलग अलग डिस्टेंस पे उनको दौड़ा रहे हैं, तो अगर परिस्थिति बदल जाती है तो उनका कंपैरिजन करने का किसी प्रकार का कोई महत्व खत्म हो जाता है। तो जब भी हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो कुछ तथ्यों को नियत या स्थिर मानते हुए कंपैरिजन करते हैं। ऐसा ही हम डीसी सिस्टम में जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कंडक्टर कॉस्ट की या कंडक्टर वॉल्यूम की, तो हमने जिन तथ्यों को हमने फिक्स माना है या जिस परिस्थिति को हमने कॉमन माना है, उस परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ ये सर्टेन एजम्पशन है, सर्टेन अवधान हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये फिक्स है। जैसे कि पावर ट्रांसमिटेड सेम, यानी सेम पावर, दोनों जो भी हम केस डिस्कस कर रहे हैं उनमें पावर ट्रांसमिशन सेम है, यानी कि हम केवल पी पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं। डिस्टेंस विल बी सेम, यानी एल डिस्टेंस के लिए हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, पी डिस्टेंस, पी पावर को एल डिस्टेंस के लिए। द लॉसेज विल बी सेम, यानी ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेज हैं वो भी सेम है, क्योंकि अगर लॉसेज बदल जाता है, हमने वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन वोल्टेज बढ़ाने के साथ अगर उसके लॉसेज बदल जाते हैं तो फिर कंपैरिजन का मतलब नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादा वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने के एवज में अगर हमने उसके लॉसेस को परिवर्तित कर दिया तो कंपैरिजन महत्वहीन हो जाता है। और इसी प्रकार से हम मैक्सिमम वोल्टेज टू द अर्थ मस्ट बी सेम, यानी सेम वोल्टेज पर हम कंपेयर करेंगे। फिर हम कंपैरिजन पढ़ेंगे कि हम वोल्टेज के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से परिवर्तन करें कि हमारी जो परिस्थिति आगे की वो किस तरीके से वॉल्यूम पे निर्भर करती है। तो जो इसका पहला जो केस है वो पहला केस है कि DC 2 वायर सिस्टम है जिसमें 1 कंडक्टर अर्थेड है या DC 2 वायर सिस्टम है। तो यहाँ बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि जो टर्मिनल आउटर टर्मिनल है उस पर जो वोल्टेज हमारे को मिल रहा है वो VM वोल्टेज मिल रहा है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ इसका जो अगर मैथमेटिकल फॉर्मूले की हम बात करें तो मैथमेटिक्स इसकी बिल्कुल बहुत सिंपल है। जैसा हमने पिछले टाइम पे भी हमने देखा था कि वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर इज़ VM, पावर ट्रांसमिटेड इज़ P वाट। सो लोड करंट जो होगा वो लोड करंट यहाँ जैसा आपको देखने में यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि यहाँ जो लोड करंट है वो लोड करंट I1 इज इक्वल टू P/VM होगा, और P/VM होने के कारण ये P/VM होगा, ये लोड करंट होगा। अब हम बात करते हैं लॉसेज कितना होगा। लॉसेज हम जानते हैं कि लॉसेज होता है वो I2R होता है। चूँकि 2 कंडक्टर हैं इसलिए 2 गुना हो जाएगा, तो टोटल जो ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेज होगा वो 2I1² होगा। हमने यहाँ I1 की वैल्यू जो पहले लोड करंट निकाला था वहाँ से लग दिया इसमें P/VM, तो ये फॉर्मूला हमारा बन के आ जाता है 2P²/VM, और R जो है R1 होगा क्योंकि कंडक्टर जो है वो फर्स्ट केस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो R1 कंडक्टर के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रिलेट करते हैं हमारा जो फॉर्मूला है वो है ρL/A1, यानी हमने इसमें I1² R1 में करंट की वैल्यू, I1 करंट की वैल्यू और R1 की वैल्यू को रेसिस्टिविटी से रिलेट करने वाले फॉर्मूले के साथ रख दी। तो हमारे इसमें जो W आ जाएगा वो W हो जाएगा 2P²/VM² इंटू ρL/A1, और इसकी सहायता से हम A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर जो निकालेंगे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आ जाएगा। तो A1 जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज़ 2ρP²L/WVM², ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमारे को वॉल्यूम निकालना है, तो कंडक्टर का वॉल्यूम हम जानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, जो कि एक सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L, इससे हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो चूंकि 2 कंडक्टर है तो 2 कंडक्टर का जो वॉल्यूम आएगा इट इज़ 2A1 इंटू L, A1 इंटू L, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और नंबर ऑफ कंडक्टर 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा जो वॉल्यूम होगा DC 2 वायर सिस्टम में जो कंडक्टर का वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम आ जाएगा 4ρP²L²/WVM²। हमने इसको K के बराबर एज्यूम कर लिया कि भाई ये जो क्वांटिटी है क्वांटिटी K के बराबर हो गई, और इसके बाद हम इसको आगे चूँकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन में मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए हमने इसको यानी DC
टू वायर्स जिसमें कि 1.1 जो कंडक्टर है वो 1 पॉइंट उसका जो वो अर्थेड है, वो हमने जो टोटल वॉल्यूम उसमें कंज्यूम होता है उसको हमने के मान लिया है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि डीसी टू वायर के कंपेरिजन में डीसी टू वायर सिस्टम उसमें मिड पॉइंट को अर्थ कर रखा है। पहले हमने एक साइड को अर्थ किया था, अब मिड पॉइंट को अर्थ कर रखा है। तो जैसा ये डायग्राम में बहुत स्पष्ट रूप से दिखा रखा है कि दो डीसी जनरेटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उसका मिड पॉइंट अर्थेड है। मिड पॉइंट अर्थेड होने का मतलब हो गया कि जो बीच का पॉइंट है वो ज़ीरो हो गया। बीच का पॉइंट जीरो हो जाने का मतलब ये हुआ कि अब दोनों साइड का जो वोल्टेज है वो ये हायर का होगा, ये एंड हायर है, ये बीच वाला एंड जो हायर होगा लोअर एंड लोअर होगा। इसका मतलब एक जनरेटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वीएम है, तो टोटल जो वोल्टेज हो जाएगा वो वोल्टेज 2 वीएम हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों जनरेटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और उसके मिड पॉइंट को अर्थिंग कर दिया। तो ये दोनों का जो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 2 वीएम हो जाएगा। और अब करंट की वैल्यू आएगी वो हम I2 मान रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब हम कंपेयर करते हैं तो अगेन यहाँ आके जो मैक्सिमम वोल्टेज अगेंस्ट कंडक्टर जो है वो 2 वीएम हो जाएगा। लोड करंट है वो लोड करंट I2 होगा, पावर वही सेम पावर है P/2 वीएम है ना। और पावर जो लॉसेज होगा वो 2I2² R2 2 इंटू यहाँ I2 की वैल्यू यहाँ से हमने इसमें प्लेस कर दी है। ये देखो यहाँ से हमने I2 की वैल्यू इसमें प्लेस कर दी। I2 की प्लेस वैल्यू करते हैं P/2m² इंटू जो R2 था उस R2 को भी हमने जो फॉर्मूला हमारे पास है ρL/A2 उसकी जगह लिख दिया, जो कि रेजिस्टेंस का गोलाकार रेजिस्टेंस का एक सामान्य फॉर्मूला है हमारे पास जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो पावर लॉस होगा वो पावर लॉस हो जाएगा P² ρL/2 Vm²A2। और इसी की सहायता से फिर हम जब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल के आ जाएगा P² ρL/W2 Vm²। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बिल्कुल जैसा हमने इसके पिछले वाले फॉर्मूले में बात किया था कि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ और इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स होगा। तो चूंकि यहाँ दो कंडक्टर हम काम में ले रहे हैं इसलिए 2 इंटू P² ρL/2 WVm² इंटू L। और ये फाइनली ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आ जाती K/ हमने इसके पिछले वाला जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में हमने K को एज्यूम किया था कि ये जो वैल्यू है वो K के बराबर हो जाएगी। देखो यहाँ देखो 4 ρP² L² ये K के बराबर था। तो यहाँ जाके हमने अब पाया कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये K/4 हो जाएगा। यानी अब हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि डीसी टू वायर सिस्टम के कंपैरिजन में डीसी टू वायर विन मिड पॉइंट अर्थेड में चूँकि वोल्टेज डबल हो जाता है तो वोल्टेज डबल हो जाने के कारण जो कंडक्टर का वॉल्यूम है कंडक्टर का वॉल्यूम K/4 यानी 25% रह जाता है, 1/4 रह जाता है। और ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से वैसे भी जब हमने सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज की बात की थी तब हमने देखा था कि वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चूँकि हमने वोल्टेज को डबल कर दिया, एक तरह से तकनीकी रूप से डबल कर दिया, तो वोल्टेज जैसे डबल हुआ वैसे ही कंडक्टर वॉल्यूम का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कम हो गया। अब थोड़ा सा मैं एक बात और आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि चूँकि डीसी टू वायर सिस्टम जो है उस डीसी टू वायर सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसकी रिलायबिलिटी कंपैरेटिवली कम है। कम इसलिए क्योंकि अगर किसी भी एक कंडक्टर के साथ दोनों डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों डायग्राम में चूँकि 2 ही कंडक्टर लोड को फीड करते हैं और अगर किसी भी एक कंडक्टर के साथ किसी प्रकार की कोई असुविधा हो जाती है, एक कंडक्टर कोई ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो जो सिस्टम की जो सप्लाई है वो सप्लाई प्रभावित हो जाती है। सिस्टम की सप्लाई या जिस एरिया को फीड कर रहे हैं, जिस लोकेलिटी को वो फीड कर रहे हैं वो प्रभावित होती है और वहाँ पावर सप्लाई रुक जाती है, पावर सप्लाई बाधित होती है। तो इसकी रिलायबिलिटी कंपैरेटिवली कम है। तो हम चाहिए टू वायर सिस्टम मिड पॉइंट अर्थेड हो या टू वायर सिस्टम जिसमें कि 1 कंडक्टर को हम अर्थ करते हैं, इन दोनों के साथ यही प्रॉब्लम है कि इनकी रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता कंपैरेटिवली कम है। अब तीसरा जो हम सिस्टम काम में लेते हैं वो है डीसी 3 वायर सिस्टम। इस डीसी 3 वायर सिस्टम में हमने क्या किया कि चूँकि वहाँ असली प्रॉब्लम थी हमारे को रिलायबिलिटी की, हमने क्या किया कि
DC 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थेड में जो बीच का अर्थ पॉइंट था, उस अर्थ पॉइंट से एक थर्ड कंडक्टर और प्लेस किया और उस थर्ड कंडक्टर को प्लेस करके हम उसको आगे तक ले गए। चूँकि हेल्दी कंडीशन में इस कंडक्टर में किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो हम इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हेल्दी कंडक्टर के कंपैरिजन में हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया काम में लेते हैं, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत पड़ेगी हमारे को वो केवल इमरजेंसी केस में पड़ेगी। इमरजेंसी कब आएगी कि जब कोई भी एक जनरेटर के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई एक कंडक्टर के साथ प्रॉब्लम हो गई तो वो कंडक्टर भी सिस्टम से बाहर हो गया। जब वो कंडक्टर सिस्टम से बाहर हो गया तो वो जनरेटर सिस्टम से बाहर हो गया तो बाद में उस एक जनरेटर से ही सप्लाई करनी है। तो एक जनरेटर को सप्लाई करने के लिए हम उस टाइम पे हमारा जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको आधी पावर सप्लाई करनी है एक तरह से, तो आधी पावर सप्लाई करनी है तब कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया को आधा ही काम में लेते हैं, ताकि कॉपर की कॉस्ट या कंडक्टर वॉल्यूम की कॉस्ट में सेविंग की जा सके, उसमें बचत की जा सके, वहाँ हम पैसा बचा सकें। तो इस सिस्टम में हमने जो बात किया है ये बिल्कुल जैसा जिस तरीके से हम पिछले उसमें देख रहे थे, सिंपल तरीका वही है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि अल्टीमेटली कंडक्टर के जो फाइनली रिसीविंग एंड पे जो टर्मिनल उस टर्मिनल के क्रॉस आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है, कितना उसके टर्मिनल पे आपको वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ जो वोल्टेज हमारे को मिल रहा है वो वोल्टेज 2 VM है, जो करंट है वो करंट I3 है, तो इसलिए जो लोड करंट होगा I3 वो P/2 VM हो जाएगा। और इसमें जो पावर लॉस होगा, चूँकि हेल्दी कंडीशन में जो थर्ड कंडक्टर है उस थर्ड कंडक्टर में किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम जो पावर लॉस है वो पावर लॉस दो ही कंडक्टर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं और ये होगा 2I3² R3। I3 और R3 की हम जब यहाँ वैल्यू प्लेस करते हैं तो इट इज़ 2P/2 VM का होल स्क्वायर इंटू रो L/A3। इसकी सहायता से जो टोटल W होगा वो W हो जाएगा P² रो L/2A3 VM²। और इससे हम A3 को जब निकालेंगे तो A3 आ जाएगा हमारा P² रो L/2W VM²। तो अब हम बात करते हैं कि साहब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया की सहायता से हम आगे इसके वॉल्यूम की कैलकुलेशन करते हैं। तो चूंकि इसके पहले तक हमने जो कंडक्टर हमने आखिर उस कंडक्टर में हेल्दी कंडीशन में भले करंट फ्लो नहीं होता हो, लेकिन उस कंडक्टर को प्लेस करने में हमारी की कॉस्ट कंज्यूम हुई है या कंडक्टर का हमारा रिक्वायरमेंट है, तो उसका जो वॉल्यूम है जो कि हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर है, उस वैल्यू को तो हमारे को कंडक्टर वॉल्यूम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने केवल इतना सा किया कि इसके पहले का जो वो था वहाँ हम कंडक्टर का जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते थे उसमें वैल्यू हम लिखते थे 2 × A1L या 2 × A2L। यहाँ हम लिखेंगे 2.5 × A3L, क्योंकि यहाँ जो हम टोटल कंडक्टर काम में ले रहे हैं वो 3 कंडक्टर काम में ले रहे हैं, लेकिन जो थर्ड कंडक्टर है वो थर्ड कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ है, इसलिए 1 + 1 + हाफ यानी 2.5। इसलिए हमने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ के मल्टीप्लिकेशन को हमने 2 की जगह 2.5 से मल्टीप्लाई किया, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2.5 × P² रो L² / 2W VM², और ये बन जाएगा 5/16K 5/16K। इसको और आगे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3125K। यानी हमने देखा है कि DC 2 वायर सिस्टम के कंपैरिजन में, DC 2 वायर सिस्टम जिसमें कि एक कंडक्टर थ्रेड था, उसके कंपैरिजन में 3 वायर सिस्टम में हम 31% कॉपर कंजप्शन आता है, या हमारा जो कॉपर का रिक्वायरमेंट है वो 31% बढ़ जाता है। 31% रहता है, बढ़ता नहीं है, यानी अभी भी हम कॉपर की सेविंग कर रहे हैं। लेकिन जो सेकंड केस था उस सेकंड केस में हमारा को कॉपर का रिक्वायरमेंट था K/4 या 0.25K। फर्स्ट केस के कंपैरिजन में सेकंड केस में 25% और थर्ड केस में 31%, या सेकंड केस के कंपैरिजन में थर्ड केस में जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो 25% हायर है, क्योंकि वहाँ होता था K 0.25K, यहाँ है 0.31K, यानी इस केस में 25% बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ थर्ड कंडक्टर है, तो इमरजेंसी के केस में कभी भी किसी भी एक कंडक्टर के साथ कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम होने या कंडक्टर ब्रेक हो जाता है, कंडक्टर ख़राब हो जाता है, या उस लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम हाफ पावर को, कम पावर को, क्योंकि अब जनरेटर भी एक काम करेगा, तो उस हाफ पावर को हम उस बचे हुए सर्किट से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जिस लोकेलिटी या जिस एरिया में हम पूरी तरीके से ब्लॉक जोन में चले गए थे उससे हम बच सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम में जो हमने तीनों कंपैरिजन किया है उस तीनों कंपैरिजन में कंडक्टर वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट DC
मिड पॉइंट अर्थ हेड में कम है। DC 3.3 वायर में कंपेरेटिवली कंडक्टर वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है सेकेंड केस के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी इसमें रिलायबिलिटी भी हमारे को मिलती है क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाता है और इसमें रिलायबिलिटी मिलती है। तो हमने ये पाया है कि कंडक्टर की वॉल्यूम के कॉस्ट के रूप में अगर हम तुलना करें या कंडक्टर कॉस्ट के रूप में हम बात करें तो उनके बीच में जो रिलेशन है K 0.25 K 0.3125 K होता है, और जो थर्ड केस है वो थर्ड केस की रिलायबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ये आगे भी हम जब करेंगे, जो हमने वैसे 1.5 नंबर है हमारे सिलेबस में, लेकिन हमने इसको पहले इसलिए किया है ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें, आसानी से इसको हम आप लोगों को समझा सकें। इसके बाद का जो आगे के टॉपिक आएंगे उस आगे के टॉपिक में हम और भी जो DC के बाद अब AC 3 फेज AC 3 वायर 4 वायर ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम की हम बात करेंगे, वो कंपैरिजन पढ़ेंगे। ये अभी हम जो कंपैरिजन पढ़ा है वो ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए पढ़ा है हमने, और मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। धन्यवाद।